हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विक्टोरियस कोचिंग क्लासेस। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में चैप्टर 2 फिजिक्स में शुरू किया गया था क्लास 12th, और इसमें चैप्टर ये शुरू किया गया था वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय, जिसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉसेस थ्योरम कहते हैं। तो आज हम इसमें बहुत महत्वपूर्ण हेडिंग पढ़ने वाले हैं। गॉस की प्रमेय ये क्या होती है, तो इसको हम जानेंगे। देखिए, गॉस की प्रमेय में बंद पृष्ठ की बात की गई है। अब ये बंद पृष्ठ और खुला पृष्ठ क्या है, इसको जान लेते हैं। ये आपके सामने बोर्ड है, ये आपका खुला पृष्ठ है। लेकिन अगर हम किसी बैलून या बॉल की बात करें, जिसको हम गोला या हिंदी में कहें गोला, और गोला क्या है आपका बंद पृष्ठ हो जाएगा। तो ये हम आकृतियाँ कुछ बनाते हैं, जैसे आपका ये आपका हो गया खुला पृष्ठ, ये खुला पृष्ठ इसको कहेंगे। और अगर हम गोला बना दें तो ये बंद पृष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बंद पृष्ठ। और इस खुले पृष्ठ में या बंद पृष्ठ में कोई आवेश हम रख दें, जैसे प्लस क्यू आवेश। तो जैसे ही आप आवेश रखेंगे, इससे वैद्युत बल रेखाएं निकलने लगेंगी। अगर धन आवेश है तो वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, ये बाहर की ओर जाएंगी, इस पृष्ठ से बाहर की ओर जाएंगी। और जितनी वैद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ से बाहर जाएंगी, उनकी संख्या की माप को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, फाई से लिखते हैं। उनकी संख्या की माप को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। फिर चाहे वो बंद पृष्ठ हो चाहे खुला पृष्ठ हो, यानी किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को हम क्या कहेंगे? वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। तो समझ में आ गया होगा। लेकिन अब सवाल उठता है कि अगर प्लस आवेश के बजाय माइनस आवेश हो, यानी ऋणात्मक आवेश, तो ये वैद्युत बल रेखाओं की संख्या उलट जाएगी। तब वैद्युत बल रेखाएं बाहर से आवेश की ओर आएंगी। बाहर से किधर आएंगी? आवेश की ओर, यानी बाहर से आवेश की ओर जाएंगी। तो इनकी दिशा तुरंत उलट जाती है। तो चाहे वो बंद पृष्ठ हो चाहे खुला पृष्ठ हो, दोनों में नियम लागू होता है। लेकिन अगर हम भाई बंद पृष्ठ हो चाहे खुला पृष्ठ हो, प्रत्येक का क्षेत्रफल होगा, और उस क्षेत्रफल का समाकलन करें, आगे आपको करना होगा। तो बंद पृष्ठ और खुले पृष्ठ के लिए समाकलन का सिंबल अलग अलग होता है। खुले पृष्ठ के लिए समाकलन का सिंबल होता है, अगर इस पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है? ए, इनका क्षेत्रफल कितना है? ए यानी एरिया। तो खुले पृष्ठ का जो क्षेत्रफल लिया जाता है, उसको इस सिंबल से प्रदर्शित करते हैं। और बंद पृष्ठ के क्षेत्रफल का समाकलन अगर करना है, तो उसको हम इस सिंबल से प्रदर्शित करते हैं। इसको हम बंद पृष्ठ के लिए यूज करते हैं। तो बंद पृष्ठ के समाकलन के लिए इस सिंबल का प्रयोग करेंगे, और खुले पृष्ठ के समाकलन के लिए हम इस सिंबल का प्रयोग करेंगे। और इन पृष्ठों से जो वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकलेंगी, तो उन वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को हम वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। समझ में आ गया होगा। तो वैद्युत फ्लक्स के बारे में इससे पहले के वीडियो में बताया भी गया है, और आपको यहाँ क्लियर कर दिया गया कि बंद पृष्ठ क्या है, खुला पृष्ठ क्या है, बंद पृष्ठ क्या है और खुला पृष्ठ क्या है। अब हम बात करते हैं गॉस की प्रमेय के बारे में। देखिए, अगर पूरा आपको समझना है, आगे प्रूविंग भी बताई जाएगी गॉस की प्रमेय की, तो वीडियो को आप बिना स्किप किए लास्ट तक देखेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो गॉस की प्रमेय की बात होती है। गॉस की प्रमेय बंद पृष्ठ पर आधारित है। तो हम यहाँ एक बंद पृष्ठ लेते हैं, मान लिया बंद पृष्ठ है, और इसमें कोई आवेश हम रख दें, प्लस आवेश। आवेश को क्यू से लिखते हैं, तो धन आवेश कोई लें तो उसको प्लस क्यू से लिखेंगे। तो जैसे ही मैंने बताया कि आवेश हम बंद पृष्ठ के भीतर रखेंगे, इससे वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकलने लगेंगी। और इन्हीं वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। किससे लिखते हैं? फाई ई से, फाई ई से। तो गॉस की प्रमेय में बताया गया है कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स है, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध यानी घिरा हुआ
उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। 1/ε0 गुना होता है। और ε0 को आप जानते हैं निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। इसका आंकिक मान होता है 8.85 × 10⁻, यानी 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर (8.85 × 10⁻⁻12) ये होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो आपने देखा कि इसकी वैल्यू होती है 8.85 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसको ध्यान देंगे तो गॉस की प्रमेय में आपको बताया गया कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश अगर Q है तो उसका 1/ε0 गुना होता है। यानी गॉस की प्रमेय आपकी आई फाई E = Q/ε0। ये आपकी गॉस की थ्योरम हो गई। अब इसको हम प्रूव करेंगे। प्रूव कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब इसकी प्रूविंग सीखेंगे। और वीडियो को आप लाइक कर दें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे वीडियो आपको मिलते रहें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गॉस के प्रमेय की उत्पत्ति हम सीखेंगे। प्रमेय की उत्पत्ति कैसे होती है इसको हम सीखेंगे यहाँ। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसके लिए बंद पृष्ठ आपको लेना होगा। तो एक बंद पृष्ठ आपके सामने यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है। इसका क्षेत्रफल कितना है, A है, और इसके भीतर +Q कूलाम का आवेश बिंदु O पर रखा गया है। तो आप जानते हैं कि आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? वैद्युत क्षेत्र। और यहाँ पर आपके सामने है कि +Q आवेश से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जहाँ पर इस दूरी की सीध में वैद्युत क्षेत्र कितना है? E है। कितना है? E। और इस पूरे बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है? A है। और इस बिंदु P के चारों ओर अगर हम एक छोटा सा एरिया ले लें, यानी इसी क्षेत्रफल के भीतर एक छोटा सा क्षेत्रफल बिंदु P के चारों ओर ले लें, तो ये जो क्षेत्रफल होगा इस बड़े वाले क्षेत्रफल का ही भाग होगा, यानी उसका एक पार्ट है। लेकिन ये बहुत छोटा क्षेत्रफल है, तो इसको हम DA से लिखेंगे। किससे लिखेंगे? DA से। और इसको बोलते हैं क्षेत्रफल अवयव। क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल अवयव। तो फिर उसी कॉन्सेप्ट में जाते हैं कि जैसे ही हम बंद पृष्ठ के भीतर आवेश रखेंगे, इससे वैद्युत बल रेखाएं निकलने लगेंगी। और वैद्युत बल रेखाएं जब निकलेंगी तो इस पृष्ठ से बाहर निकलेंगी, और उनकी संख्या की माप को हम क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। फाई से लिखते हैं। और चूंकि ये क्षेत्रफल अवयव जो आपका क्षेत्रफल छोटा सा है DA, इस बड़े क्षेत्रफल का ही भाग है, तो इससे होकर भी वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। क्या निकलेंगी? वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। और उनकी संख्या की माप को मैंने बताया वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। लेकिन क्षेत्रफल आपका छोटा है ये, तो इससे गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है वो भी छोटा होगा। तब उस छोटे से वैद्युत फ्लक्स को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? D फाई E से। किससे? D फाई E से। और आगे देखते हैं। देखिए क्षेत्रफल अवयव जो DA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा D फाई E, ये E और DA इन दोनों के अदिश गुणनफल के बराबर होगा। तो इसको कहेंगे D फाई E = E.DA। E.DA यानी क्षेत्रफल अवयव DA से होकर जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है D फाई E, ये E और DA के अदिश गुणनफल के बराबर होगा। अब E और DA ये आपके दोनों वेक्टर हैं। और वेक्टर कैसे हैं? देखिए बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P है, उसी की सीध में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E। और इस क्षेत्रफल पर अगर बाहर की ओर हम अभिलंब खींच देते हैं तो उसे क्षेत्रफल वेक्टर DA कहते हैं। तो मान लिया E और DA के बीच का कोण कितना है? थीटा है।
यानी ई और डी ए के बीच का कोण थीटा है, और डी ए की दिशा में इकाई सदिश कितना है, एन कैप है। इकाई सदिश कितना है, एन कैप। तो आपने 11th में पढ़ा है कि अगर दो वेक्टर हैं ए और बी और इनके बीच का कोण थीटा है तो ए डॉट बी इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा होता है। ऐसे ही ई और डी ए के बीच का कोण कितना है, थीटा। तो सेम उसी कंडीशन में ई डॉट डी ए ये इक्वल टू हो जाएगा उसी तरह ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा, राइट। तो आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं इस छोटे से क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो लिखेंगे क्षेत्रफल अवयव डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। और इस छोटे से क्षेत्रफल अवयव डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना है, डी फाई ई है। और डी फाई ई इसको कहेंगे, और इसकी वैल्यू मैंने अभी बताया किसके होगा, ई डॉट डी ए के बराबर, ई डॉट डी ए। और ई डॉट डी ए की वैल्यू है आपके सामने ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा, राइट। लेकिन अगर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात की जाए, किसकी बात की जाए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पर, बिंदु P पर, तो वो कितना होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आपने पहले लेसन में पढ़ा है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो E इक्वल टू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन आर स्क्वायर। ये आपने पहले लेसन में पढ़ा है, ठीक। अब ए की वैल्यू उठाकर हम यहाँ रख देंगे तो डी फाई ई की वैल्यू क्या होगी, ये मिल जाएगी डी फाई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी ए कॉस थीटा, इंटू डी ए कॉस थीटा। हमने ए की ई की वैल्यू यहाँ पुट किया, डी ए कॉस थीटा आपका है ही है, तो इसको इस फॉर्म में भी ले सकते हैं, डी फाई इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 डी ए कॉस थीटा अपॉन कितना, आर स्क्वायर। और इसको कोई इक्वेशन मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण एक इसको कहेंगे। परंतु जो आपका डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर होगा, ये घन कोण डी ओमेगा के बराबर होता है। घन कोण डी ओमेगा की क्या होता है, बराबर, डी ओमेगा को कहेंगे घन कोण। अब ये घन कोण क्या होता है, ये इसको समझ लेते हैं। वैसे तो इसकी परिभाषा है कि किसी गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा, किसी गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर जितना कोण बनाया जाता है उसे हम घन कोण कहते हैं, और इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। वैसे कोण का मात्रक रेडियन होता है, लेकिन घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है, और इसको हम ओमेगा से लिखते हैं। ग्रीक अक्षर किससे लिखते हैं, ओमेगा से, राइट। तो यहाँ भी देख रहे हैं जो आपका ये क्षेत्रफल अवयव है, स्मॉल एरिया, ये बिंदु O पर जितना कोण बना रहा है उसे हम क्या कहेंगे, घन कोण कहेंगे। और इसको घन कोण को हम डी ओमेगा से, क्योंकि जो आपका एरिया है वो बहुत छोटा सा है, क्योंकि ए का ही तो पार्ट है, तो इस छोटे से क्षेत्रफल द्वारा बिंदु O पर जो कोण बनाया जाएगा उसी को हम घन कोण कहेंगे, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे डी ओमेगा से। तो यहाँ हम देखेंगे कि डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर ये डी ओमेगा के इक्वल होगा, इसको हम घन कोण बोलते हैं। तो इसकी वैल्यू जो डी ओमेगा आई है यहाँ पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, समीकरण 1 से, तो क्या मिल जाएगा, तब आपको मिलेगा डी फाई ई की वैल्यू, डी फाई ई की जो वैल्यू है ये हो जाएगा आपका
क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, और आप देख ही रहे हैं कि डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू डी ओमेगा, तो यहाँ डी ओमेगा हो जाएगा, राइट। आगे देखते हैं। तो इसको इक्वेशन हम मान लेते हैं, इक्वेशन 2। क्या मान लेंगे? इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब पूरे बंद पृष्ठ की बात की जाए जिसका एरिया कितना है, कैपिटल ए, जिसका एरिया कितना है, कैपिटल ए। तो जिस प्रकार आपने इस छोटे से क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाला था डी फाई, ऐसे ही अगर हम पूरा एरिया ले लें, जो ए है आपके सामने, इससे होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालें, तब वहाँ पर वैद्युत फ्लक्स फाई ई से लिखा जाएगा। वो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स होगा, वहाँ पर डी नहीं होगा। तो उसकी वैल्यू क्या होगी? फाई ई इक्वल टू लिखेंगे, क्योंकि ये बंद पृष्ठ है तो उसके लिए समाकलन का ये सिंबल यूज होगा, इसको कहते हैं बंद पृष्ठ का समाकलन, और ई डॉट डी ए। यानी अगर हम ई डॉट डी ए का समाकलन कर दें, देखिए छोटे से अगर हम छोटे से पृष्ठ की बात करें तो उससे होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा, अभी मैंने बताया, वो डी फाई होगा, वो ई और डी ए के समाकलन के बराबर होगा। लेकिन अगर ई डॉट डी ए के समाकलन के बराबर होगा, लेकिन अगर ई डॉट डी ए का अगर हम समाकलन कर दें, एक बार फिर समझते हैं, इस छोटे से क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा डी फाई, वो ई और डी ए के अदिश गुणनफल के बराबर होगा। लेकिन अगर हम पूरे बंद पृष्ठ के क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं तो ई और डी ए के अदिश गुणनफल के समाकलन के बराबर होगा, और यहाँ से डी का चिन्ह हट जाएगा। तो वो वैल्यू ये होगी कि फाई बराबर इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए। तो आगे देखते हैं, ई डॉट डी ए, अभी आपने देखा ई डॉट डी ए किसके इक्वल है? डी फाई के, डी फाई ई के, यहाँ रख दिया गया। और डी फाई ई की वैल्यू इक्वेशन 2 में कितनी आई है? समीकरण 2 में आपके सामने है। तो डी फाई ई की वैल्यू हम रखेंगे यहाँ, तो हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 डी ओमेगा। ये फाई ई की वैल्यू हुई, राइट। आगे देखते हैं। देखिए वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, लाइक तो कर ही दीजिए। उसी क्रम में आगे देखते हैं। तो फाई ई इक्वल टू आपका हो गया क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, कांस्टेंट वैल्यू है, इसको बाहर कर लेंगे। तो इंटीग्रेशन किसका होगा फिर? डी ओमेगा का। और डी ओमेगा का जो इंटीग्रेशन होता है, ये ओमेगा होता है। क्या होता है? ओमेगा। डी ओमेगा का इंटीग्रेशन होगा, याद रखेंगे, बायो ग्रुप वाले भी याद रखेंगे इसको, कि डी ओमेगा का जो इंटीग्रेशन होता है वो ओमेगा होता है। इंटीग्रेशन होगा तो ये इसका साइन हट जाता है, राइट। और ओमेगा जो आपका होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है 4 पाई स्टेरेडियन, 4 पाई स्टेरेडियन, याद रखेंगे। यानी अगर संपूर्ण गोले का पृष्ठ केंद्र पर जितना कोण बनाता है उसको हम घनकोण कहते हैं, और ये घनकोण कितना होता है? 4 पाई स्टेरेडियन होता है। तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो ये हो जाएगा फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 4 पाई। तो 4 से 4 आपका कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया। तो ये आपकी जो गॉस की थ्योरम है वो सिद्ध हो गई, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, यानी फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर चैनल पर आप नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आप करिए, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे भी ऐसे वीडियो आपको मिलते रहें। थैंक्स।